Hello students, today we will discuss about ninth point, that is meaning of expenditure of our chapter number second, basic accounting terms। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर के टाइप्स। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कोई भी डिसबर्समेंट मतलब या पेमेंट ऑफ कैश या फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या फिर हमारी कोई लाइबिलिटी इनकर हो जाए अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। और किस पर्पज़ से, या तो एसेट्स को ख़रीदने पे या फिर गुड्स को परचेज़ करने पे, या फिर आप अगर सर्विस में डील करते हो तो सर्विस को एक्वायर करने के लिए अगर हम जो भी कोई पेमेंट करते हैं वो क्या होती है, हमारे लिए एक्सपेंडिचर होती है बिजनेस के लिए। तो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट है इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड एसेट्स को या तो ख़रीदने पे या तो उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने पे, लाइक आपके एक मेश प्लांट है, साथ में आपने साथ वाली प्रॉपर्टी को भी उसके लिए यूज़ कर लिया, तो वो हो जाएगा एक्सटेंशन। तो अगर हम ख़रीदते हैं या फिर एक्सटेंड करते हैं, वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं अपनी फिक्स्ड एसेट्स की, तो वो क्या होती हैं, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट हमें जनरली 1 ईयर से ज़्यादा के लिए मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सेकंड नंबर पे। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका फुल बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही मिल जाएगा। करंट ईयर मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक, जो भी हमारा बेनिफिट अगर हमें 1 ईयर के अंदर किसी एक्सपेंडिचर का मिलता है तो वो हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम ये कह सकते हैं कि सारे एक्सपेंसेस जो हम ट्रेडिंग और P&L से डेबिट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे लिए, तो आप इसमें अब डिफरेंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा। हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन में कि फिक्स्ड एसेट्स को या तो एक्वायर करने पे मतलब परचेज़ करने पे या तो उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने पे। तो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं सारे हमारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयर एज हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेंगे वो हमारे डे टू डे रनिंग के खर्चे रहेंगे। जैसे लाइक हमने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है ना, लेबर की वेजेस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है लाइक, और मटेरियल एक्सपेंसेस हैं हमारे। तो जो डेली के एक्सपेंसेस हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, बिज़नेस को चलाने के लिए वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहले से 4 मशीनें हैं, 4 हैं, तो अगर हम 1-2 मशीन्स और लगा देते हैं, एक प्लांट है, एक प्लांट और बना लेते हैं, तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, जिससे कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी मतलब कि अगर हम आज जिस भी लेवल पे अर्न कर रहे हैं वो लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को करते हैं। वेयर एज जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, अगर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम टाइम पे देते रहें, मटेरियल टाइम से मतलब यूज़ करते रहें, जो ख़रीदा है हमने ख़रीदते रहें उसको और आगे प्रोडक्शन करते रहें, तो उससे क्या होगा, हमारी हम अर्निंग कैपेसिटी सेम पे मेंटेन रहेंगे। मतलब लाइक अगर हम आज 1 लाख कमा रहे हैं मंथ बेस पे, तो अगर हम यही एक्सपेंसेस कंटिन्यू रखेंगे तो हम इतना ही कमाएंगे। लेकिन अगर हमें अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करनी है तो हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। थर्ड पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन दोनों के अंदर, वो है आपका कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं, जबकि जो रेवेन्यू है बेटा वो बेनिफिट देते हैं हमें मैक्सिमम 1 ईयर तक। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, मेन हेडिंग इसका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे हमारे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे वो खर्चे जो हम, एक है तो रेवेन्यू है, स्थगित आएगा तो मतलब कि हम करते तो उनको एक बार हैं, लेकिन उनका बेनिफिट क्या होता है, हमें कई सालों तक मिलता है, वो हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे लिए। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस। 10th पॉइंट, एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे आपके, एक्सपेंसेस हो जाएंगे हमारे लिए मतलब कि रॉ मटेरियल को ख़रीदने से लेके उसको रेडी होने तक के, रेडी टू सेल तक के जितने एक्सपेंसेस हैं वो हमारे रेवेन्यू इसमें आते हैं। एक्सपेंसेस में ये कह सकते हैं हम कि ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स
come under this heading. इसके आपके क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होंगी इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रॉ मटेरियल परचेज किया आपने, लेबर को अपॉइंट किया आपने, और आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के या फिर डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हम फैक्ट्री में करेंगे प्रोडक्ट को रेडी करने के, सारे आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रेडी होने के बाद बच्चे उसको सेल करने के लिए कमीशन, है ना, और जो सेल एजेंट वगैरह होंगे और हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ भी जो ऑफिस में काम करेंगे उनकी सैलरी, एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा हमें पब्लिक को उसके बारे में क्या करने के लिए, जानकारी देने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि हमने इस टाइप का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तभी पता चलेगा ना उनको। उसके अलावा हमारे जो डेप्रिसिएशन होगा फिक्स्ड एसेट्स को, अगर हम लगातार मशीनों को यूज़ करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है, तो वो भी हमारा इसके अंडर ही आएगा। मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट, कमीशन, सैलरी एंड एडवर्टाइजमेंट, एंड लास्ट वन इज़ डेप्रिसिएशन कम अंडर एक्सपेंसेस। ये कह सकते हो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो उनका नैरो स्कोप है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्योंकि तीनों टाइप के एक्सपेंडिचर आएंगे, लेकिन हमारे जो एक्सपेंसेस वर्ड में सिर्फ क्या आएंगे, ओनली रेवेन्यू विल कम अंडर दिस। नेक्स्ट है 11th वन इज मीनिंग ऑफ इनकम। इनकम क्या है आपकी, रेवेन्यू से डिफरेंट है। रेवेन्यू का आप ये कह सकते हो कि सेल्स, नेट सेल्स। तो रेवेन्यू क्या है आपका, अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो हमें उससे जो पैसा मिलेगा, मतलब हमने अगर गुड्स 100 की कॉस्ट की प्रोड्यूस करी हैं और हमने उसको सेल करना है 120 में सेलिंग प्राइस, तो डिफरेंस विल बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विल बी योर इनकम। बट ये तो सिर्फ आपका मतलब कि ट्रेडिंग से रिलेटेड ही हो गया, इसके अलावा भी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के। तो अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू में से ये एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो हमारी इनकम आएगी। मतलब हम सारे एक्सपेंसेस अगर हम लेस करते हैं जो ट्रेडिंग P&L के हैं, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, फिर इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, ये है आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं जो आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस अगर हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज गेन। गेन क्या हो जाएगा थर्ड इन पॉइंट में, ये मॉनेटरी बेनिफिट होता है, ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो किसी ट्रांजैक्शन से हमें है, जो कि बिजनेस से इंसिडेंटल है, मतलब ओनली बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ये कह सकते हो आप, लाइक कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स रहेंगे ना, आपने कोई पुरानी एसेट थी, आप, हमारा काम है फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना तो है नहीं, हमने मशीनें वगैरह सेल करने के तो लिए नहीं, हम अगर उनको बेचते हैं तो क्या रीज़न होता है उसका, डिफेक्ट, मतलब उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है या फिर उसकी ऑब्सोलीट हो जाती हैं, वो कोई नया आ जाता है उसकी जगह पे। तो अगर हमें वो सेल करनी भी पड़ी बेटे, तो उसको सेल करने से जो पैसा आएगा दैट इज़ कैपिटल रिसिप्ट। मान लो आपने 10,000 की कोई मशीन पुरानी थी और उसको 12 में बेच दिया, तो आपका जो 12 विल बी योर कैपिटल रिसिप्ट, बट 12 माइनस 10 2000 विल बी योर गेन। और ये इंसिडेंटल टू बिजनेस, मतलब ये बिजनेस से नहीं है, आपका काम ये नहीं था। उसके अलावा है कि कोई कोर्ट केस चल रहा हो, अगर हम मतलब कि विन कर जाते हैं उस केस में, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, गेन्स। तो गेन्स को हम ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस से नहीं होते डायरेक्टली। 14th पॉइंट है आपका लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा आपका, लॉस बिल्कुल रिलेटेड विद प्रॉफिट है। अगर हम ओवर टोटल रेवेन्यू में से सारे ही एक्सपेंसेस लेस कर दें, और अगर हमारे ये कह सकते हो आपकी इफ़ टोटल एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू देन इट विल बी योर लॉस। नेक्स्ट वन इज़ परचेज। जो आप परचेज वर्ड यूज़ करते हो वो सिर्फ किसके लिए करते हो, ओनली गुड्स की परचेज के लिए। मतलब हम जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं उसको भी मतलब उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ किया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि एसेट्स को हम खरीदते हैं, मान लो अगर हमने फर्नीचर परचेज़ किया, लिखा तो उसके लिए भी यही होता है कि फर्नीचर परचेज फॉर दिस अमाउंट, बट बेटे उसकी हम जब जर्नल पास करेंगे ना, तो वो हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। पर अगर अगर हम क्या हो, फर्नीचर हमारा क्या हो, हमारा काम ही फर्नीचर सेल परचेज करना हो, तब हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट ना लिख के लिखेंगे परचेजेस टू कैश। उसके बाद है नेक्स्ट आपका
परचेज़ के अंदर ही परचेज़ रिटर्न भी आ जाता है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या फिर कुछ डिफेक्ट है या फिर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है जो हमने सैंपल मंगवाया था, तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। जो रिटर्न होती हैं हम परचेज़ में से लेस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसके। और जो रिटर्न्स हैं इनको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि हम किसी बाहर वाले पर्सन सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं जिससे हमने वो क्या की थी, परचेज़ की थी। नेक्स्ट वन इज सेल्स। सेल्स क्या हो जाएगा आपका? सेल्स भी बच्चे सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है वर्ड यहाँ पे। अगर सेल की बात करें तो लाइक अगर आप मतलब कि गारमेंट्स में डील करते हो तो अगर उनको हम सेल करते हैं तो हम, और कैश में अगर हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे जर्नल, क्या एंट्री पास करेंगे सेल की? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश टू क्या करेंगे हम? सेल्स अकाउंट करेंगे। तो सेल्स वर्ड भी ओनली यूज़ होता है मतलब उन गुड्स के लिए जिनको हम सेल कर रहे हैं। लाइक अगर हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं तो उनको अगर हम सेल करते हैं तो उनके लिए सेल वर्ड क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने कस्टमर को सेल करी और वो किसी रीजन से मतलब वापस कर जाता है वो सामान, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स। मतलब कि हमारे पास वापस आया है सामान, उसका रीज़न हो सकता है डिफेक्ट हो सकता है या प्रोडक्ट उसको पसंद ना आया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका। नेक्स्ट वन इज स्टॉक। स्टॉक क्या हो जाएगा आपका? स्टॉक भी अगेन एक आपका क्या है? स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जिस भी हम प्रोडक्ट में डील करते हैं तो अगर उसका क्लोजिंग में मतलब एट द एंड आपको पता है कि 31 मार्च को हम क्लोजिंग करते हैं, तो उस दिन जो हमारे पास ऐसा मटेरियल बचा हुआ है स्टॉक्स में जो हमने अभी सेल नहीं कर पाए अभी किसी रीज़न से, या फिर अभी मतलब उतना टाइम नहीं था, नेक्स्ट मंथ में सेल होगा वो, तो वो हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो नेक्स्ट का क्या बन जाता है बेटे? ओपनिंग बन जाता है वो। ठीक है। उसके बाद है आपका जो स्टॉक है वो क्या है? जैसे अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसके पास क्या होगा? फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड स्टॉक होगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रहते हैं, जो खुद मटेरियल खरीदते हैं फिर उसको रेडी करते हैं बच्चे, उसके पास 4 टाइप्स का स्टॉक रहता है। फर्स्ट हो जाएगा उनके पास रॉ मटेरियल का जो अवेलेबल है स्टॉक एट प्रेजेंट। सेकंड जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा। थर्ड है जो उसके पास सेमी फिनिश्ड रहेगा। लास्ट जो स्टॉक अवेलेबल रहेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं हमारे? वो कस्टमर जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रखी हैं वो हमारे क्या हैं? डेटर्स हैं। ठीक है। बी आर कौन होते हैं? ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बी आर फॉर द पर्सन जो कि बिल लिखता है। इसको हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में नेक्स्ट आगे। ठीक है। और अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम पेमेंट करेंगे उस ड्यू डेट पे, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए? बीपी। इसी तरीके से जो क्रेडिटर्स रहेंगे नेक्स्ट, आपके क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमारे सप्लायर जिनसे हमने या तो गुड्स या फिर कैश क्रेडिट पे ले रखी है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका गुड्स। गुड्स जिसमें हम डील करेंगे, जिस प्रोडक्ट में हम डील करेंगे दैट इज़ गुड्स। कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने पीछे डिस्कस किया है। उसके बाद आ जाएगा आपका वाउचर एंड डिस्काउंट। वाउचर क्या होता है बच्चे? वाउचर इज़ ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच द एक्सपेंस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड। मतलब कि वो बिल्स जिनके बेस पे हम जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं वो हो जाएंगे आपके, वो डॉक्यूमेंट वाउचर होते हैं। देन लास्ट वन इज़ डिस्काउंट एंड इट्स टाइप्स। डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट है इसके अंदर 2 टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब सेलर कस्टमर को देता है फिक्स्ड परसेंटेज पे, लाइक अगर जैसे अब आपका विंटर सीजन ऑफ हुआ है तो विंटर के गारमेंट्स पे फेब के आसपास जो सेल्स वगैरह लगती हैं 50% ऑफ लाइक, तो वो होती हैं बच्चे ट्रेड डिस्काउंट। चाहे हम क्रेडिट पे परचेज़ करें चाहे हम कैश पे करें, ऐसे ही अगर हम सेल कर रहे हैं तो चाहे हम क्रेडिट पे करें चाहे हम कैश पे करें। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर ये कह सकते हो कि सेल को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, दिया जाता है मतलब कि। और इसको हम जनरली
इनवॉइस से ही कट इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस, और इसकी हम सेपरेट जर्नल नहीं पास करते, इनको बुक्स में नहीं लिखते। जबकि जो कैश डिस्काउंट है वो कस्टमर को अगर जल्दी पेमेंट करता है हमें, हम तब देते हैं उसको, ओनली और पेमेंट ऑन द कैश ट्रांजैक्शन। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि एंट्री, जब हम जर्नल में एंट्री पास करते हैं वो जर्नल हो जाएगा आपका। इंस्टॉलमेंट, बैड डेट्स वगैरह, बैड डेट्स हो जाएंगे वो कस्टमर जो पैसे ना दे पाएँ किसी रीजन से। इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, कोई पर्सन या एंटरप्राइज जो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने डेट्स को पे कर पाए। सॉल्वेंट है कि वो पर्सन या एंटरप्राइज जो इस कंडीशन में है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहीं तक आज डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर अपना थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।